हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीवधारियों का दोस्तों टोटल वर्गीकरण करेंगे आज की हम इस वीडियो में। और इस वीडियो से आपको पिछली बार भी टीआरई में क्वेश्चन देखने को मिला था आपको इसी टॉपिक से। इसके अलावा दोस्तों आज आपके लिए एक अच्छी सी मैं खुशखबरी आपको देने वाला हूँ। वो दोस्तों वीडियो थोड़ी होने के बाद मैं आपको वीडियो में दूंगा। वो भी दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी रहेगी। अगर आप वैसे करके अपनी तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बाकी सारी बातें वीडियो में बने रहिए। वीडियो में ही हम लोग करेंगे, कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी दोस्तों सारी वीडियो हम लोग आगे, सारी बातें हम लोग वीडियो में आगे चलते चलते हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि जो आज का टॉपिक है आपकी जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण, देखो दोस्तों जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु ने किया, सबसे पहले किया अरस्तु ने। लेकिन अरस्तु ने कोई उसका विशेष वर्गीकरण नहीं किया, सिर्फ ये बोल दिया कि ये जंतु हैं और ये वनस्पति हैं। सिर्फ बोल दिया कि ये जंतु हैं और ये वनस्पति हैं, बस। तो इतने से वर्गीकरण कोई नहीं हो जाता है। जो आपके मुख्य वर्गीकरण है वो आपके किया है आपके कैरोलस लीनियस ने। इसलिए दोस्तों कैरोलस लीनियस को क्या बोलते हैं, वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो दोस्तों लेकिन जो आपके जो जीव विज्ञान है उसका जन्मदाता आपके फादर कहा जाता है, आपके अरस्तु को फादर कहा जाता है, आपके कहा जाता है अरस्तु को। लेकिन द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि जो जीवधारियों की जो वर्गीकी है, वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। दोनों ही अलग अलग बातें हैं, आपको अलग याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों कि अरस्तु ने कहा कि ये जंतु हैं, ये वनस्पति हैं, इतना ही बात कही। लेकिन उसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया है वर्गीकी के जन्मदाता कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। हालांकि इसमें कुछ योगदान किसका है, आपके कुछ योगदान आपके आर.एच. व्हिटेकर, यानी कि आर.एच. व्हिटेकर ने भी अपना क्या किया है, जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण किया है। ये दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल आप इतना पता आपको होना चाहिए कि कैरोलस लीनियस ने आपके क्या किया कि जीवधारियों का क्या किया, मतलब वर्गीकी का उनको जन्मदाता, वर्गीकी का टैक्सोनॉमी का उनको पिता कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने बताया कि जंतु जगत और पादप जगत, इनको ही आपकी द्वि नाम पद्धति क्वेश्चन पूछा गया है। द्वि नाम पद्धति, देखो पहला नाम है जंतु जगत, दूसरा नाम है पादप जगत। इन्होंने समस्त जीवधारियों को मात्र दो आपके ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, जंतु जगत और पादप जगत, इसीलिए इसी को द्विनाम पद्धति कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जंतु जगत और पादप जगत को जो बांटा है वो अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरई में बांटा है दोस्तों 1753 में, 1753 में दोस्तों इन्होंने बांटा है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने इतना ज़्यादा दोस्तों टाइम लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो दोस्तों जीवधारियों का जो 5 जगत का वर्गीकरण है वो दोस्तों आपके आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा किया गया है। आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा किया गया है 1969 में। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि जीवधारियों का जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें 5 जगत आपके कौन कौन से हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और आपके एनिमल, और दोस्तों आपके एनिमल। ठीक है, ये दोस्तों ये पांच उनके 5 जगत उन्होंने बताए हैं। किसके 5 जगत, जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण किया है आर.एच. व्हिटेकर। ठीक है, अब हम इसको दोस्तों जान लेते हैं है क्या। देखिए आपका जो मोनेरा है वो दोस्तों मोनेरा बेसिकली क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है, यानी कि समझ लो आप लोग जीवाणु, बैक्टीरिया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, आपकी ऑर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपके बैक्टीरिया, तो ये किस में है, साइनोबैक्टीरिया, आपकी ऑर्की बैक्टीरिया, ये दोस्तों आपकी किस में है, या अभी किस में, ये आपके प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके मोनेरा में पाए जाते हैं। मोनेरा में दोस्तों आपके ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोटिस्टा दोस्तों, देखो प्रोटिस्टा के अंतर्गत दोस्तों आपके यूग्लिना आ जाता है। यूग्लिना दोस्तों आपके जो है वो आपकी प्रोटिस्टा संघ के अंतर, मतलब प्रोटिस्टा आपके ग्रुप के अंतर्गत आता है। दोस्तों क्या होता है, इसमें एक
यानी कि ये आपकी जो यूग्लिना वो भी एक कोशिकीय, प्लस इसके अलावा प्रोटिस्टा में जितने भी आते हैं वो सबके सब आपके एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, जलीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। देखो दोस्तों, आपके जो आपके दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो आपके प्रो यूकैरियोटिक और एक आपके होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, एक आपके होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक आपके होते हैं यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा संघ के जंतु दोस्तों आपके जलीय जो आपके जलीय तंत्र में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक वो आपके जीव यहाँ पर पाए जाते हैं प्रोटिस्टा संघ के अंतर। ठीक है, और देखिए जो आपके एक कोश के जीव आपके प्रोकैरियोटिक में पाए गए थे, वही मॉडिफाई वर्जन है, वही जीवों का और ज़्यादा वृद्धि हो जाने के बाद वही आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाते हैं, वही आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मैंने लिख रखा है मॉडिफाई बाई मोनेरा, यानी मोनेरा के ही जंतु बाद में डेवलप होकर प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपके आ जाते हैं, इतना पता होना चाहिए। अब देखो प्लांटी मतलब पादप दोस्तों आपको पता है रंग बिरंगे पौधे होते हैं, तो रंगीन प्रकाश संश्लेषी पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी पौधे करते हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं पौधा दोस्तों, कोई एक कोशिकीय तो होता नहीं, पौधा होता है बहुकोशिकीय। प्लांटी होती है बहुकोशिकीय, बल्कि लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा कैसे थे, ये आपके एक कोशिकीय थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके थल में जलाशयों के किनारे पर आपने देखा होगा लाल भूरे हरे रंग के शैवाल उगाते हैं, मांस फर्न काई वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं वो सारे उगाती हैं। ये सब के सब दोस्तों आपके प्लांटी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों फंगी की। अब हम बात करते हैं फंगी मतलब फंगी दोस्तों मतलब आपकी कवक। फंगी दोस्तों आपके मतलब कवक। देखो काइटिन जटिस, देखो कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती दोस्तों, क्या कोशिका भित्ति। ठीक है, कवकों की फंगी की जो दोस्तों कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। वो दोस्तों आपकी काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। ये आपको आप पूछ ले कि निम्न में से मतलब आपको आपको ग्रुप दे दे और पूछ ले कि इन ग्रुप में से किसकी कोशिका भित्ति जटिल आपकी काइटिन शर्करा से बनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि फंगी की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि फंगी में यूकैरियोटिक और परपोषित जीव होते हैं, जीवधारी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जिनका पोषण अवशोषण के द्वारा होता है। और ये तो दोनों प्रकार के होते हैं, परजीवी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। फंगी के अंतर्गत परजीवी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों R.H. व्हिटेकर ने जो 5 जगत जो आपके 1969 में जो 5 जगत वर्गीकरण किया था, उसमें से 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वां दोस्तों आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एनिमल जंतु जगत के एनिमल। ठीक है दोस्तों, जंतु जगत। और दोस्तों इसी एनिमल वाले ग्रुप में पाए जाने वाली जीवधारियों को मेटाजोआ के नाम से भी जानते हैं, मेटाजोआ के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। अब देखो ये सबसे बड़ा जगत है, जैसे एनिमल, इसमें सभी के सभी जो आपकी जीवधारी हैं वो कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं। कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं। यूकैरियोटिक हैं, उपभोक्ता जीव हैं, उत्पादक नहीं है, उपभोक्ता। एनिमल क्या है, बड़े बड़े हैं, वो क्या कर बहुत छोटी छोटी चीज़ों का उपभोग करते हैं। तो जो उपभोग करता है वो क्या हो गया, वो आपके हो गया उपभोक्ता हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो हाइड्रा, जेलीफिश, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, समस्त स्तनधारी इसके ही अंतर्गत आते हैं, एनिमल के अंतर्गत ही आते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, एनिमल के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने क्लास में देखा कि जीवधारियों का वर्गीकरण जो अरस्तु ने किया वो हमने देखा, लिनियस ने किया, कैरोलस लिनियस ने किया वो देखा, R.H. व्हिटेकर ने किया वो हमने देखा। ठीक है, अब हम बात आ जाते हैं कि जो जंतु जगत का जो वर्गीकरण है वो कितने समूह मतलब कितने संघों में किया गया है। तो देखिए जंतु जगत में दो प्रकार के जीव हैं, एक तो आपके एक कोश के जीव और दूसरा आपके है बहुकोश के जीव। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक दोस्तों
मेरे नोट्स खरीदने वाले 160 लोग हो चुके हैं। 160 प्लस लोग दोस्तों मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं। उनका उनका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा आ रहा है। ठीक है, अगर आपका भी दोस्तों कोई मार्गदर्शक नहीं है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप मेरे साथ दोस्तों जुड़ सकते हो। 150 रुपये में दोस्तों आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और 100 रुपये में दोस्तों आपको मिलेगा मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, अगर मात्र दोस्तों 250 रुपये में 150 100 250 रुपये दोस्तों कुछ नहीं होते हैं। आप लोग हजार रुपये देते हो, लेकिन मात्र 250 रुपये में, मात्र 250 रुपये में दोस्तों आप मेरे साथ मॉक टेस्ट से भी जुड़ सकते हो। आज संडे है, आज रात में 10 बजे दोस्तों मेरा पहला मॉक टेस्ट मैं लॉन्च करूंगा। मैं दोस्तों पहला मॉक टेस्ट मैं आज आप लोगों को सबको दूंगा, जो भी मुझसे मॉक टेस्ट खरीदे हैं। मतलब मॉक टेस्ट वाले दोस्तों ग्रुप में जो जुड़े हैं सारे लोग दोस्तों आज टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट। और अगर आप इस इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों मात्र 250 रुपये में आप मेरे नोट्स प्लस मेरे मॉक टेस्ट से दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट दोस्तों, मॉक टेस्ट का 120 क्वेश्चन का टोटल मॉक टेस्ट होगा। उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, जैसा आपका आयोग में आता है आपको OMR फिल करनी है। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, और उसका एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपको भी मेरे मॉक टेस्ट, अगर आपको भी मेरे नोट्स से जुड़ना है तो 9410481086 9410481086 नंबर पे दोस्तों आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर दोस्तों आप, और इसके अलावा इस वीडियो की लिंक में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर दूंगा। ठीक है, मतलब अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर दूंगा। आप वहां पर भी जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों जो काम 1000 रुपये का बैच नहीं करता वो दोस्तों मैं आपको 250 रुपये में, उससे 4 गुना ज़्यादा मैं आपको आउटपुट दूंगा। अगर आप मुझे 250 रुपये में विश्वास करते हैं तो सच में आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी मेहनत को एक नई दिशा मिल जाएगी। दोस्तों मैं खुद भी सिलेक्टेड बंदा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोगों का कम से कम पैसे में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, एक कोष के जीव होते हैं और जीव होते हैं आपके बहुकोषीय। एक कोष के जीव होते हैं और जीव होते हैं बहुकोष के जीव होते हैं। आपके जो एक कोष के जीव है वो दोस्तों आपके प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन जो आपके बहुकोष के जीव है वो दोस्तों आपके बाकी बचे हुए 9 ग्रुप के अंदर रखा गया है, जैसे कि आपके पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमंथीस, आपके एसके लेमेंथीस, आपके एनिलिडा, आपके ऑर्थोपोडा दोस्तों आपके सभी संघों में सबसे ज्यादा विस्तृत संघ है। इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, कॉर्डेटा। ठीक है दोस्तों, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा में दोस्तों आपके नोटोकार्ड पाए जाते हैं, बाकी किसी में भी दोस्तों आपके नोटोकार्ड नहीं पाए जाते हैं। आपको इतनी बात याद रखनी है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम संघ की बात करते हैं अपने प्रोटोजोआ संघ की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोजोआ संघ की। प्रोटोजोआ संघ में दोस्तों क्या होता है, एक कोशिकीय इसमें जीव पाए जाते हैं। स्वतंत्र जीवी होते हैं ये अपने आप में स्वतंत्र जीवी होते हैं, लेकिन इसमें आपको परजीवी अपवाद भी देखने को मिलता है। प्रोटोजोआ में दोस्तों आपके स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, साथ में आपके परजीवी भी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक भी पाए जाते हैं। आपसे पूछ सकता है, निम्न में आपको दे पोरीफेरा, मोलस्का, प्रोटोजोआ, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, और आपसे पूछे निम्न में से किस संघ के जीवधारियों में जीवधारियों के जीव द्रव्य में एक या उससे अनेक केंद्रक भी पाए जा सकते हैं, तब आपको पता होना जी कि दोस्तों प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि प्रोटोजोआ से कुछ बीमारी भी होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। दोस्तों इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपके ट्रिपनोसोमा दोस्तों आपके एक निद्रा विकार होता है। ये विकार होने पर व्यक्ति को नींद ज्यादा आने लगती है। लेशमानिया दोस्तों कालाजार, ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट हैं, बीमारी हर बार टीआरई पूछता है, इस बार भी पूछ सकता है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रोटोजोआ आपके देखो भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और जनन प्रोटोजोआ के एक कोशिकीय जो आपके जीव होते हैं ये 5 की 5 दोस्तों क्रियाएं आपके करते हैं, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं पोरीफेरा। हम बात करते हैं पोरीफेरा।
मोबाइल बंद कर लो। पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा, ठीक है। अब देखो पोरीफेरा में क्या है कि खारा जल, पोरीफेरा में क्या है, खारा जल। अब खारा जल मैंने लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पोरीफेरा के जितने भी जीव जितने भी जंतु हैं, पोरीफेरा संघ में आने वाले जितने भी जंतु हैं, वो सबके सब खारे जल मतलब समुद्र के निवासी हैं, सबके सब आपके समुद्र में रहते हैं। इसका मतलब पूछ ले, निम्न में से किस संघ के जंतु समुद्र में रहने वाले, मतलब समुद्रीय जीव जंतु हैं, तो वो आप लगा देंगे पोरीफेरा। ठीक, अब देखो ये जो जंतु है इनके स्किन पर असंख्य छिद्र होते हैं, असंख्य छिद्र होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो स्पंज, गुहा व नाल भी पाई जाती है, जैसे कि साइकन, जैसे कि आपके साइकन, आपके मायोपिया, आपके स्पंज। मैं आपको बता दूं, साइकन एक पौधा होता है, साइकन एक पौधा होता है, और ये पौधा जो जापान के लोग होते हैं वो अपने शादी में उपहार करते हैं, शादी में एज ए गिफ्ट पेश करते हैं ये साइकन का पौधा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा भी आपकी एक संघ है जो कि समुद्रीय जल व स्वच्छ जल, इसके जो जंतु हैं वो समुद्री जल में तो पाई जाएंगे, मतलब खारे जल में भी पाए जाएंगे और आपके मीठे जल में भी पाए जाएंगे, क्योंकि देखो समुद्री जल और स्वच्छ जल दोनों दोनों की दोनों जल में ही दोस्तों ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका जो शरीर होता है वो दोस्तों आपके दो, आपके सेकंड लेयर, डाउन लेयर अप लेयर, आपकी मतलब दो स्तरीय इसका शरीर होता है। सिलेंट्रेटा के जंतुओं का शरीर दोस्तों आपके दो स्तरीय शरीर होता है, ठीक है। इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण का गुण भी पाया जाता है, और दोस्तों मुंह के चारों ओर एक स्पर्शक पाया जाता है जिससे ये अपना भोजन बनाते हैं, जिससे दोस्तों ये भोजन को पकड़ते हैं, भोजन को पकड़ते हैं। देखो दोस्तों जैसे कि फाइसेलिया, फाइसेलिया इसका एक जंतु है, और फाइसेलिया को दोस्तों पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा भी कहा जाता है। किसको, फाइसेलिया, फाइसेलिया को दोस्तों पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, मूंगा छोटे छोटे दोस्तों मूंगा होके एक कोरल की पूरी चट्टान बना देते हैं, क्या बना देते हैं, कोरल की चट्टान बना देते हैं। सी एनीमोन, सी एनीमोन, इसको दोस्तों दोबारा आप लोग देख लीजिएगा। आपके पीढ़ी एकांतरण का गुण भी पाया जाता है सिलेंट्रेटा ग्रुप के जंतुओं में। इनका शरीर दो स्तरीय शरीर होता है, मुंह के चारों ओर एक यानी स्पर्शक होता है जो कि अपने भोजन को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि इसके जंतु का नाम है फाइलेरिया, और फाइलेरिया दोस्तों, फाइलेरिया को पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा भी कहते हैं। इसके अलावा देखो हाइड्रा हुआ, जेलीफिश हुआ, मूंगा हुआ, मूंगा दोस्तों आपके कोरल, मूंगा कोरल चट्टान बना देता है। सी एनीमोन। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपसे पूछ ले कि हाइड्रा, हाइड्रा किस संघ का जंतु है, जेलीफिश किस संघ से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथीस, प्लेटी हेलमिंथीस संघ का। प्लेटी हेलमिंथीस संघ क्या है, देखो जैसे कि मैंने बताया कि सीलेंट्रेटा के जो जंतु है उनका शरीर द्विस्तरीय है, ऐसे ही प्लेटी हेलमिंथीस के शरीर, जंतुओं का शरीर आपके त्रिस्तरीय है, आपके त्रिस्तरीय है। इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता, इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता, ठीक है। और ये सबके सब जंतु कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, आपके उभयलिंगी होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके प्लेनेरिया, फीताकृमि, एस्केरिस, ये इसके उदाहरण हैं। और दोस्तों आपके प्लेटी हेलमिंथीस के जंतुओं के शरीर में आपके जो उत्सर्जन होता है वो प्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है, प्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं संघ एस्केल्मिन्थीस, ठीक है। इनका शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है, स्पष्ट आहार नाल देखने को मिलती है इनके शरीर में, और लेकिन कोई भी श्वसन अंग नहीं होता। ये एकलिंगी होते हैं, जैसे कि इससे पहले बहुलिंगी था तो ये एकलिंगी है। जैसे कि दोस्तों प्लेटी हेलमिंथीस आपके कैसा था, बहुलिंगी था, लेकिन ये दोस्तों प्लेटी हेलमिंथीस दोस्तों आपके उभयलिंगी था, लेकिन एस्केलिन्थीस आपकी दोस्तों एकलिंगी है, ठीक है। उत्सर्जन फोटोन फ्रीडिया, उत्सर्जन दोस्तों फोटोन फ्रीडिया के द्वारा होता है, लेकिन आपके जो प्लेटी हेलमिंथीस हैं उनमें उत्सर्जन आपके प्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है। दोस्तों टोटल क्रीम है, ठीक है। इसके अलावा इसके उदाहरण हैं दोस्तों थ्रेड वर्म,
बुचनेरिया, ये दोस्तों आपके फाइलेरिया के कारण बनती है। बुचनेरिया फाइलेरिया के कारण बनती है। अब हम बात करते हैं एनेलिडा, काफ़ी इंपोर्टेंट संघ है, पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन। एनेलिडा, एनेलिडा दोस्तों, एनेलिडा, एनेलिडा का जो दोस्तों आपने देखा होगा, एनेलिडा का सबसे महत्वपूर्ण आपके यहाँ केंचुआ। केंचुआ तो सबने देखा ही होगा, केंचुआ का शरीर लंबा होता है, पतला होता है, द्वैपार्श्व होता है, द्वैपार्श्व होता है, ठीक है। आहार नाल पूर्णतः विकसित होती है। उत्सर्जी अंग दोस्तों इन लोगों का होता है वृक्क। उत्सर्जी अंग इन लोगों का होता है वृक्क। इनके अंदर दोस्तों जो ये सांस लेते हैं वो त्वचा के द्वारा लेते हैं, या दोस्तों कुछ कुछ आपकी क्लोम के द्वारा भी सांस लेते हैं। ये एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे कि केंचुआ, जोंक, नेरिस। अब दोस्तों जैसे कि केंचुआ है तो केंचुआ में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, लेकिन आंखें नहीं पाई जाती हैं। और दोस्तों केंचुआ के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, इसलिए केंचुआ का रक्त दोस्तों सफेद सा होता है, लाल नहीं होता है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा दोस्तों, एकाइनोडर्मेटा के जंतु केवल और केवल आपको समुद्र में देखने को मिलेंगे। इनमें क्योंकि इनके अंदर दोस्तों एक अच्छा जल संवहन सिस्टम भी पाया जाता है। आपके एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो भी जंतु हैं वो दोस्तों आपके समुद्र में देखने को मिलेंगे, क्योंकि समुद्र में रहते हैं तो इनके अंदर एक गुड आपको आपका जो जल संवहन जो तंत्र होता है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मस्तिष्क का पूर्णतः विकास नहीं होता इनके अंदर। एकाइनोडर्मेटा के जंतुओं के अंदर मस्तिष्क का विकास नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आपके सितारा मछली, समुद्री आर्चिन, ब्रिटल स्टार, सेलफिश, ये सब में दोस्तों आपके नाम मात्र का दिमाग होता है, दिमागहीन होती हैं ये, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा। चलिए दोस्तों, आज का ये अंतिम पेज है और काफ़ी सारा दोस्तों आपको इसमें कंटेंट देखने को मिलेगा। चलिए, मोलस्का, मोलस्का दोस्तों, मोलस्का, मोलस्का के जो जंतु होती हैं, मोलस्का के जो आपके जंतु होते हैं उनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। सिर, अंतरांग मतलब अंतर के मतलब अंतरांग मतलब अंदर के अंग, और पाद, पाद मतलब दोस्तों पैर। जो सिर, अंतरांग और पैर में विभाजित होता है मोलस्का के जंतुओं का आपके शरीर। मोलस्का के जंतुओं का दोस्तों जो खून होता है वो नीला होता है, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड। दोस्तों क्यों होता है? जैसे कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन के लिए हमारा जो रक्त होता है वो दोस्तों हो जाता है लाल। लेकिन मोलस्का के जंतुओं के ब्लड में हीमोग्लोबिन की जगह दोस्तों हीमोसाइनिन होता है। हीमोग्लोबिन की जगह दोस्तों हीमोसाइनिन होता है, इसके लिए उनका खून लाल होने की जगह नीला हो जाता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपके सीपी जिसको हम लोग दोस्तों कौड़ी बोलते हैं, कौड़ी दोस्तों, ये सब के सब आपके कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस, पायला, एप्सिलिया को दोस्तों समुद्री खरगोश के नाम से भी जानते हैं। और ऑक्टोपस को दोस्तों सब लोग जानते हैं दैत्य मछली, इसके 8 पैर होते हैं, ये दैत्य मछली मानी जाती है। दोस्तों मोलस्का के ऊपर आपके सदैव कवच रहता है। जैसे आपने देखो घोंगा के ऊपर दोस्तों कवच होता है कि नहीं, घोंगा के ऊपर कवच होता है कि नहीं। सीपी जिसके अंदर मोती होता है पूरा उसमें कवच होता है, पूरा दोस्तों उसमें कवच होता है, ठीक है। तो देखो रंगहीन रक्त होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया रंगहीन इनका रक्त है। आपके वृक्क, आपके दोस्तों इसमें वृक्क यानी कि इसका जो उत्सर्जन होता है वो दोस्तों कौन करता है? वृक्क। जैसे हम लोगों का उत्सर्जन वृक्क करते हैं, ऐसे ही मोलस्का के जंतु का उत्सर्जन दोस्तों कौन करता है? वृक्क करते हैं, ठीक है। इनमें सांस लेने के लिए आपके गिल्स होते हैं या आपकी टिनिडिया होता है, या तो गिल्स होते हैं या आपके टिनिडिया होता है। सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं होते हैं। इसके अलावा तो हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा दोस्तों संघ की बात करते हैं, और ये संघ जैसे मैंने लिख रखा बिगेस्ट ग्रुप है, ये इन सारे संघों में सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। और दोस्तों इसके जो जंतु हैं वो दोस्तों क्या करते हैं? वो दोस्तों आपके प्राण कल्चर करते हैं, प्राण कल्चर। तो प्राण कल्चर के लिए दोस्तों भारत में सबसे बड़ी झील है आपकी चिल्का झील, जो कि आपके उड़ीसा में पाई जाती है। तो प्राण कल्चर के लिए सबसे बड़ी झील आपके चिल्का झील दोस्तों आपकी खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, लेगून झील भी
है। दोस्तों आर्थ्रोपोडा के जंतुओं का भी शरीर 3 भागों में ही विभक्त होता है, जैसे सिर, वक्ष, उदर। ठीक है दोस्तों, सिर, वक्ष, उदर, ठीक है, तीनों में उदर होता है। इनके जो पैर होते हैं आपने देखा होगा, इनके दोस्तों पैर आपस में एक पतली सी खाल से जुड़े रहते हैं, पंजे। संधि युक्त दोस्तों पाद का मतलब पैर, संधि युक्त दोस्तों इनके पाद होते हैं। निषेचन दोस्तों ये निषेचन करते हैं शरीर के अंदर ही, ठीक है। हीमोसील, हीमोसील दोस्तों इनकी, और इन सबके दोस्तों इनकी एक देह गुहा भी होती है, इनकी देह गुहा भी होती है, जिनको दोस्तों हीमोसील के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों आपके कीट पतंगे बेसिकली ज़्यादातर आ जाते हैं, आपकी मक्खी है, कीट पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सबके इसमें इतना अंदर आ जाते हैं। दोस्तों इसमें जो भी आपके जो कीट पाए जाते हैं दोस्तों, उनकी होते हैं 3 टांगें, और जो आपकी मकड़ी होती है, मकड़ी की दोस्तों आपके 4 टांगें पाई जाती हैं। जैसे कि दोस्तों तिलचट्टा, तिलचट्टा दोस्तों आपकी कीट पतंगा के अंदर की तो आएगा ना। तिलचट्टा दोस्तों, तिलचट्टा के अंदर दोस्तों 13 कच्छ होते हैं। तिलचट्टे के अंदर दोस्तों 13 कच्छिया होता है, तिलचट्टा 13 कच्छिया होता है। झींगा, मछली, केंकड़ा, आपकी मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी, ये सब के सब दोस्तों आपके आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। एक दोस्तों मछली होती है गैम्बूसिया, एक मछली होती है गैम्बूसिया। वो मछली दोस्तों हम लोगों के लिए थोड़ी फायदेमंद होती है, क्योंकि वो मछली मच्छरों से हमारी रक्षा करती है। क्योंकि दोस्तों वो जो मछली होती है गैम्बूसिया, वो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। तो दोस्तों मच्छर पैदा होने से पहले ही उनके लार्वा को खा जाती है गैम्बूसिया मछली। तो इसलिए दोस्तों मच्छरों से हमारी राहत थोड़ी करती है। कौन सी? गैम्बूसिया मछली, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों आर्थ्रोपोडा संघ में दोस्तों हमको रक्त परिसंचरण जो तंत्र होता है वो दोस्तों खुला हुआ मिलता है। रक्त परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में खुला हुआ मिलता है। दोस्तों एक आपके होता है जुगनू। तो दोस्तों लूसीफेरिन नामक एक दोस्तों आपके दोस्तों एक वर्णक पाया जाता है। लूसीफेरिन नामक एक दोस्तों वर्णक पाया जाता है जुगनू के अंदर। तो उसी वर्णक के आपके ऑक्सीकरण के कारण जुगनू हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, लूसीफेरिन नामक वर्णक के कारण, क्योंकि लूसीफेरिन का आपके होता है ऑक्सीकरण, और जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो उससे क्या होता है, जुगनू हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो अब दोस्तों जो हम बात करते हैं संघ कॉर्डेटा। संघ दोस्तों कॉर्डेटा में आपके सरीसृप भी आ जाता है, मत्स्य भी आ जाता है, एम्फीबिया वर्ग भी आ जाता है, रेप्टाइल वर्ग भी दोस्तों आपके आ जाता है, पक्षी वर्गीय आ जाता है, स्तनपायी वर्गीय आ जाता है, सरीसृप भी आ जाता है। ठीक है, तो हम दोस्तों इसको भी हम जल्दी बात कर लेते हैं कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ लिख रखा है एनसी, मैंने यहाँ दोस्तों लिख रखा है एनसी। एनसी का मतलब है दोस्तों नोटोकार्ड। संघ कॉर्डेटा के जंतुओं में नोटोकार्ड पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। संघ दोस्तों कॉर्डेटा में लगभग 13 दोस्तों छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें से हम दोस्तों 5-6 मुख्य ग्रुपों की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछता है। संघ कॉर्डेटा के जंतुओं में दोस्तों आपके एक तो आपके क्लोम छिद्र पाए जाएंगे, तंत्र का रज्जु भी दोस्तों आपके पाई जाती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मत्स्य वर्ग की। हम सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में दोस्तों आपके 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मत्स्य वर्ग के जंतुओं में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जैसे कि आपके स्टोन फिश, बॉम्बे डक। दोस्तों स्टोन फिश जो आपके है, स्टोन फिश जो है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, बहुत ज़्यादा विषाक्तता से पूर्ण होती है। ठीक है, और दोस्तों बॉम्बे डक वो दोस्तों भारतीय जंतु है, भारतीय दोस्तों जीव है, जो कि अपने जाना जाता है सबसे ज़्यादा लंबी दूरी के प्रवास के कारण। बॉम्बे डक दोस्तों हजारों किलोमीटर दूर तक का दोस्तों ये प्रवास कर लेता है बॉम्बे डक। और दोस्तों ये तो सबको पता ही है कि अपने पाई जाती है आम उसमें रोहू, कतला मछली, सबने खाई होगी, मैंने तो नहीं खाई है, रोहू, कतला मछली। तो ये सब दोस्तों आपके मत्स्य वर्ग में आ जाते हैं। मत्स्य वर्ग के दोस्तों जो आपके जंतु हैं दोस्तों, एक तो आपके असमतापी होती हैं, इनके अंदर दोस्तों अशुद्ध रक्त मिलेगा आपको, क्लोम पाए जाते हैं, उपास्थियां, इनका शरीर उपास्थियों का बना होता है। इट मीन्स इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। इनका शरीर उपास्थियों का बना होता है, लेकिन दोस्तों हड्डियां पाई जाती हैं पतली पतली, लेकिन कंकाल नहीं पाया जाता। कंकाल
नहीं पाया जाता दोस्तों। इनमें जो वैसी हड्डियां होती हैं कंकाल वाली वो नहीं पाई जाती हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ उपास्थि पाई जाती हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं एम्फीबिया वर्ग का। अब हम दोस्तों बात करते हैं एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग उभयचर, असमतापी, क्लोम, त्वचा और फेफड़े तीनों से ही सांस लेते हैं। एम्फीबिया वर्ग के जंतु इन क्लोम से, त्वचा से, फेफड़े से सबसे सांस लेते हैं, जैसे कि मेंढक, जैसे कि मेंढक। तो दोस्तों एम्फीबिया वर्ग में बेसिकली क्या रहता है, तीन कक्षीय हृदय वाले जंतु होते हैं, जिसमें दो आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं सरीसृप वर्ग। इसके अलावा हम बात करते हैं सरीसृप वर्ग। दोस्तों स्थलीय कशेरुकी जंतु होते हैं, ये स्थल पर रहने वाले कशेरुकी का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। स्थलीय कशेरुकी जंतु होते हैं जिनके अंदर 4 पैर होते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं, जैसे कछुआ, घड़ियाल, सांप, छिपकली, ठीक है, सांप, छिपकली, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 3 कक्षीय इनका हृदय होता है। इनका हृदय बेसिकली 3 कक्षीय होता है, लेकिन मैंने लिख रखा है M4 का मतलब है, लेकिन मगरमच्छ सरीसृप के अंदर आता है, लेकिन उसके अंदर 4 कक्षीय हृदय होता है। ये अपवाद है, मैंने लिख रखा है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में दोस्तों आपके 4 कक्षीय हृदय होता है। 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 निलय, 2 आलिंद, ठीक है। और दोस्तों सरीसृप दोस्तों आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा, मैं दोबारा बता दे रहा हूं। यहाँ सरीसृप दोस्तों आपके स्थलीय कशेरुकी जंतु होते हैं, इनके 4 पैर होते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं, जैसे कि छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ। इसके अलावा बात करते हैं पक्षी वर्ग में दोस्तों 2 निलय पाए जाते हैं, 2 आलिंद पाए जाते हैं, कुल मिला के 4 कक्षीय इनका हृदय होता है। पक्षी वर्ग में दोस्तों आपने देखा होगा पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उनके आगे वाले पैर ही होते हैं। उनके आगे वाले पैर उनके जो आगे वाले जो हाथ होते हैं ना, हाथ दोस्तों पंख में मॉडिफाई हो जाते हैं। उनके पंख में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो अगले पैरों का पंखों में रूपांतरण हो जाता है, किसमें, पक्षी वर्ग में। ये समतापी होते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं। मूत्राशय का दोस्तों इनमें अभाव हो जाता है, जैसे कि मनुष्य के अंदर मूत्राशय पाया जाता है, ऐसे दोस्तों पक्षियों के अंदर मूत्राशय नहीं पाया जाता है। और दोस्तों पक्षियों की जो भाषा है, पक्षियों जो बोलते हैं उनको कहते हैं शब्दिनी। पक्षियों का जो वाक यंत्र होता है उसको कहते हैं शब्दिनी, ठीक है। जैसे कि आपके कौआ, तोता, मोर, कोई सी भी चिड़ैया, ठीक है। जैसे दोस्तों सबसे तेज उड़ने वाला अबाबिल, ना उड़ सकने वाला कच्छी, किवी, एमू, कभी कभी आपके पेंगुइन भी मान लिया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, ये सबको पता है। और सबसे बड़ी जो दोस्तों आपकी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की ही कोशिका है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। अब दोस्तों 4-5 चीज़ हम और देख लेते हैं स्तनधारियों के बारे में। स्तनधारी का जो दोस्तों आपके जो स्तनधारियों में उच्च तापी स्तनधारी भी होते हैं, नियत तापी भी मतलब आपके पक्षी होते हैं, ठीक है। मतलब आपके स्तनधारियों में उच्च तापी भी होते हैं, नियत तापी भी होते हैं। इसके अंदर देखो स्तनधारियों के पूरे जीवन में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए दोस्तों इनको बोलते हैं द्विबार दंती, क्योंकि द्विबार दंती का मतलब इनके दांत 2 बार आते हैं। इसके अलावा दोस्तों सारे प्राणी समूहों में सबसे विकसित प्राणी समूह आपका कौन सा है, आपके मत्स्य वर्ग है। मत्स्य वर्ग नहीं, मत्स्य वर्ग तो पहले बढ़ा दिया, आपके स्तनी वर्ग आपके मैमल्स, ठीक है, स्तनी वर्ग। तो सबसे विकसित आपकी प्राणी समूह कौन सा है, स्तनी वर्ग, ठीक है। तो आरबीसी में केंद्रक का अभाव पाया जाता है। स्तनीय वर्ग में दोस्तों स्तनीय वर्ग के आरबीसी में केंद्रक का अभाव पाया जाता है, लेकिन ऊंट अपवाद है, ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों स्तन आपके जो स्तनी जंतु है, स्तनी जो संघ है आपका, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है।
एक तो प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया के जंतु अंडे देते हैं। मेटाथीरिया के जंतु दोस्तों अपरिपक्व शिशु पैदा करते हैं, जो कि मार्सुपियल नामक एक थैली में रहता है, वहीं उसका पालन पोषण होता है, फिर वो बाद में परिपक्व हो जाता है, जैसे कि दोस्तों कंगारू, जैसे कि कंगारू। लेकिन जो दोस्तों हम लोग हैं, हम लोग दोस्तों आते हैं मत्स्य वर्ग के, नहीं दोस्तों आपके मत्स्य वर्ग नहीं, हम लोग दोस्तों जो आपको जो स्तनपायी वर्ग है, आपको जो स्तनपायी दोस्तों वर्ग है, यहाँ पर आप देख सकते हो संघ कॉर्डेटा के अंदर आपकी स्तनपायी वर्ग है। उस स्तनपायी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो हम लोग यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं, यूथीरिया के अंतर्गत हम लोग आते हैं। मनुष्य शिशु जन्म देता है, जो दोस्तों अंडे देते हैं वो मेटोथीरिया, जो दोस्तों अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं वो दोस्तों मेटाथीरिया, और जो परिपक्व बच्चे जैसे जो हम लोग जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, ये दोस्तों आपके हो गया यूथीरिया। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा स्तनपायी जीव है जिसका नाम है डकविल्स प्लेटिपस। ये दोस्तों सभी स्तनपायी जीवों में सबसे अधिक विषैला है, सभी स्तनपायी जीवों में सबसे अधिक विषैला है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों पक्षी कैसे हैं, पक्षी अंडे देते हैं, लेकिन पक्षी दोस्तों चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो कि क्या देता है, अंडे भी, जो कि दोस्तों आपके क्या करता है, बच्चे जो कि दोस्तों आपके स्तनपायी जीव है। चमगादड़ क्या है, स्तनपायी जीव है। चमगादड़ एक अपवाद है, बच्चों को दूध भी पिलाता है, ठीक है। और दोस्त चमगादड़ दोस्तों रात में उड़ता है पराश्रव्य ध्वनियों का सहारा लेकर। तो आज की दोस्तों वीडियो इतनी है दोस्तों। आपसे मेरी विनती है, अगर आप अपना जीवन आप दोस्तों TRE4 में अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। 160 से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आप मेरा कंटेंट, तो अगर आप दोस्तों मेरा कंटेंट आप देखिए, अगर आप पढ़ने वाले तो आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों मैंने भी यहीं से सिलेक्शन लिया है, मैं किसी और के पास नहीं गया। तो दोस्तों मैं अपनी स्ट्रेटजी में खुद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। मात्र 250 रुपये में दोस्तों आपको क्विज भी लगाने को मिल रही है, आपको मेरे खुद के सिलेक्टेड आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, और उन्हीं दोस्तों को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे द्वारा बनाए हुए आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, ठीक है। 250 रुपये में दोस्तों आपको इतना सब कुछ कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अभी या तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाइए, तो सबसे ऊपर दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। या दोस्तों आप डायरेक्ट दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9410 48 10 86, 9410 48 10 86 पर दोस्तों आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। और दोस्तों आज ही आप मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों आज जो पहला मॉक टेस्ट है वो दोस्तों रात में 10 बजे होने वाला है, तो आप दोस्तों मिस मत कीजिए, ठीक है। और वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।